नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SRO मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नावली 2। इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां का दूसरा। इसमें बोला गया है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, जिसमें पहला सवाल है 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको जैसे कि माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य y रुपये है। अतः प्रश्नानुसार प्रथम शर्त हेतु समीकरण क्या हो जाएगा? तो इसमें बोला गया है 15 किलोग्राम है ना चाय मतलब x और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है। इसको समीकरण 1। द्वितीय शर्त हेतु समीकरण क्या हो जाएगा? द्वितीय शर्त हेतु समीकरण, इसमें बोला गया है कि 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। तो जब इस टाइप से समीकरण रहे जिसमें ये जो मान है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो हमको वज्रगुण विधि से नहीं बनाना है। वज्रगुण विधि में जब छोटे अंक दिया हो तो बनाने में बहुत आसानी होती है। वैसे बना सकते हैं सभी विधि से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जब बड़ा अंक रहे तो विलोपन विधि से बनाएं। तो अपन इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर 25 से अगर समीकरण 1 को और 15 से मैं समीकरण 2 को गुना करता हूँ, तो मुझे जो गुणनफल प्राप्त होगा वो भी और बड़ा संख्या प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं ये 15 और 25 का लघुत्तम निकाला। तो ये दोनों में जो दोनों में जो कॉमन है ना संख्या है वो है 5, 5 3 15 और 5 5 25। तो मैं क्या करता हूँ, 15 वाले जो है उसको 5 से और 25 वाले को 3 से गुना करता हूँ। तो देखो 15 5 75 और 25 3 75 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, अतः समीकरण है ना, समीकरण 1 को इससे गुना किया, समीकरण 1 को 5 से और समीकरण 2 को, समीकरण 1 को 5 से व समीकरण 2 को 3 से गुना करके घटाने पर, तो सबसे पहले गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 15 पंचे 75x, 17 पंचे 85y और 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40 रे 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, 40 अरे 41 और 5 एक कम 5 और 5 4 9। तो ये हमको समीकरण नंबर प्राप्त होता है 3। और इसको जब गुना किया 3 से तो 25 दिया 75x धन 13 दिया 39y और 3 दिया 9, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ये हमको ये चौथा प्राप्त हुआ। ये दोनों को घटाया तो ये कैंसिल हो गया 0। और 85 में 39 हम घटाते हैं तो ये हो जाता है 10 5 15, 15 में 9 घटाया तो प्राप्त होता है 6 और 4। तो 46y बराबर, यहाँ पे इसको घटाया तो हमको मिलता है 276। तो y बराबर हो जाएगा 276/46। इसको भाग दिया तो प्राप्त होता है 6। अब ये
y का जो मान प्राप्त हुआ उसको समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रखकर हम x का मान ज्ञात करेंगे। y = 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, धन 17y बराबर 183, तो ये हो जाएगा 15x धन 6 सत्ते 42 और 6 कम 6 4 10 बराबर 183, तो 15x बराबर हो जाएगा 183 ऋण 102। इसको घटाया तो मिलता है हमको 3 में 2 घटाया तो 1 और ये 8, 1 में 1 घटाया तो 0, तो 15x बराबर 81, तो x बराबर हो जाएगा 81/15। इसको भाग दिया तो 5 है ना, 3 से भाग दिया तो 3 पंचे 15 और 3 27 81, तो ये हो जाता है 27/5। तो x बराबर हमको मिलता है 27/5। हमको पूछा क्या गया है प्रश्न में, 7 किलोग्राम, इसलिए 7 किलोग्राम चाय है ना, और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य हो जाएगा 7x + y। तो 7x का मान कितना हो जाएगा 27/5 और y का मान हमारे पास है 6। इसको हल किया तो इसका लघुत्तम प्राप्त होता है 5, ठीक है। तो इसका लघुत्तम क्या प्राप्त हो गया 5, और 27 का 7 से गुना किया तो ये हो जाता है 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 14 और 4 18। उसके बाद 5 से इसको गुना किया तो 5 6 का 30। इसको हल किया तो हमको प्राप्त होता है 9 में 0 जोड़ा तो 9 और 8 9 10 11 और ये 219/5। इसको भाग देंगे तो दशमलव में प्राप्त होगा 200, जैसे 219 को 5 से भाग दिया तो 5 चौक 20 1 9 है ना, 5 दिया 15 है ना, 4 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अट्ठे 40। तो ये हमको प्राप्त होता है 43.80 रुपये। इस प्रकार से आपको इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद इसका दूसरा सवाल कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर एवं कुछ गायें हैं जिनकी आँखों की कुल संख्याएं 120 तथा पैरों की कुल संख्याएं 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर है। हमको यहाँ पे कुल आँखों की संख्या एवं कुल पैरों की संख्या दिया हुआ है। तो चूँकि हम जानते हैं कि कबूतर और गाय दोनों की आँखें 2-2 होती हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। इस आधार पर हम मानते हैं कि माना कि गायों की संख्या x है और कबूतर की संख्या y है। तो माना गायों की संख्या बराबर x एवं कबूतरों की संख्या बराबर y। अतः हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि गाय एवं कबूतर के 2 आँख होते हैं तथा कबूतर के 2 पैर एवं गाय के 4 पैर होते हैं। इस आधार पे हम समीकरण बनाएंगे। तो प्रथम
शर्त हेतु हमारा समीकरण हो जाएगा। प्रथम शर्त में क्या बोला है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आँखों की कुल संख्या 120 है। आँखों की कुल संख्या, तो कबूतर के भी 2 आँख होते हैं इसलिए 2x, और गाय के भी 2 आँख होते हैं इसलिए 2y = 120। इसको देखते हैं कि पूरे समीकरण में हमको समीकरण को सरलतम रूप में लिखना रहता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पूरे समीकरण में जिस संख्या का भाग जाता है उससे हम उस पूरे समीकरण को भाग दे देते हैं, या बोल सकते हैं कि दोनों पक्ष में जो कॉमन होगा वो निकाल लेंगे तो भी वो भाग चला जाता है। जैसे इसमें दोनों में देखते हैं कि 2 कॉमन है तो x + y, और यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 60। ये हमारा 2 से भाग दिया समीकरण को तो 2 कैंसिल हो गया, पूरे समीकरण को 2 से भाग दिया, तो इस प्रकार हमारा सरलतम समीकरण प्राप्त होता है x + y = 60। दूसरे शर्त है तो समीकरण, द्वितीय शर्त हेतु समीकरण हमको कैसे प्राप्त होगा, तो द्वितीय शर्त में बोला गया है हमको कि जिनकी आँखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है, तो इसमें पैरों की आँखों वाले तो हम लोग बना लिए, पैरों की कुल संख्या 180 है। तो पैरों की संख्या कैसे होगा, यहाँ पे गाय का x वाला है तो इसके पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कबूतर का कितना है, 2, तो 2y = 180। ठीक है, इसको भी सरलतम रूप में अगर लिखें तो इसमें देखते हैं कि ये इसको पूरे समीकरण को 2 से भाग देने पर, पूरे समीकरण को दे रहे हैं मतलब हर पद को हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो क्या हुआ, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2 × 1 और 2 × 1 = 2 × 18। तो क्या हो जाएगा ये 2x धन y = 90। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। ठीक है, इन दोनों को हल करके हम इसको बना सकते हैं। तो मैं समीकरण 1 और 2 है तो समीकरण 1 से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 ऋण 2 से, तो क्या हो जाएगा, x + y = 60 और यहाँ पे 2x + y = 90। इसको घटा रहे हैं, घटाएंगे तो यहाँ पे y समान है तो 0 हो गया। यहाँ पे x में 2x घटाया तो -x हुआ है ना, और यहाँ पे 60 में 90 घटाया तो हमारे पास -30। दोनों पक्षों में ऋण आएगा तो ये ऋण से गुना करेंगे समीकरण को तो धन हो जाएगा, तो x का मान हमको मिलता है 30। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखा तो x का मान 30 + y = 60, तो y = इस 30 का पक्षांतर किया तो 60 - 30, तो y = 30। इस प्रकार x और y दोनों का मान हमको 30 प्राप्त होता है। अतः कह सकते हैं कि कबूतरों की संख्या और गायों की संख्या 30-30 है। अतः गायों की संख्या x = 30 और कबूतरों की संख्या y = 30 हमारा आंसर है। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तो तीसरा हमको बोलता है एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.75 रुपये है तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो माना 25 पैसे की सिक्कों की संख्या x है, माना 25 पैसों की सिक्कों की संख्या
बराबर x एवं 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर y है। तब प्रथम शर्त हेतु समीकरण क्या हो जाएगा? प्रथम शर्त हेतु समीकरण, तो प्रथम शर्त में क्या बोलता है कि कुल सिक्कों की संख्या जो है 94 है, मतलब x और y मिलके कितना है? 94 है। ये हमारा प्रथम शर्त हुआ। अब द्वितीय शर्त हेतु समीकरण, तो द्वितीय शर्त हेतु समीकरण हमको क्या मिलेगा कि यदि थैले में कुल 29.50 रुपये हैं, कितने रुपये हैं? बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 75 दे दिया है, वो 29.50 है। तो यहाँ पे कुल पैसे रुपये है हमारे पास, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास सिक्के दिए हैं 25 के, 25 पैसे, और रुपये में उसको कन्वर्ट करना है, तो 25 पैसे को लिख सकते हैं 25/100 रुपये, है ना। इनकी संख्या है x, और 50 पैसे को लिख सकते हैं 50/100 रुपये, और उनकी संख्या है y। इसको जोड़ने से कुल थैले में जो रुपये प्राप्त हो रहे हैं वो इतने रुपये हैं। ठीक है, इसको अपन हल किया तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ये हो जाता है 1/4x धन 1/2y बराबर 29.50। इसको 4 और 2 का लघुत्तम निकाला तो होता है 4। 4 से 4 से भाग देंगे, 4 से इस 4 को भाग देंगे तो 1 बार जाता है, उसके संगत अंश के साथ गुना करोगे तो वो 1 प्राप्त होता है ना। तो उसके बाद है x प्लस, या इसको डायरेक्ट भी अगर हम लिखना चाहें तो 4 से 4 को भाग दिया तो 1 बार गया, तो 1 को 1 से गुना किया तो इतना हुआ। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे 4 को, 2 दूनी 2 बार जाता है, उसको जितने बार जाता है उसको उसके अंश के साथ गुना किया तो हमको मिलता है 2। इस प्रकार ये हो जाता है 29.50, है ना। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2y, ये 4 से इससे गुना किया तो 4 शून्य 0, 4 पंचे 20, है ना, 4 निया 36, और 36 और 2 38, और 4 दूनी 8, है ना, और 8 हमें 3 जोड़े तो 11, 8 3 11, 2 संख्या के बाद दशमलव लगाया तो यहाँ पे दशमलव लग गया, तो हमको मिलता है x प्लस 2y इक्वल टू 118। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। समीकरण 1 ऋण 2 से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 94 और x प्लस 2y इक्वल टू 118। इसको घटाया तो ये कैंसल, 0 हो गया, और y में 2y घटाया, यहाँ पे y ही प्राप्त होगा, और ये y इक्वल टू सीधा 24 आपको प्राप्त होता है। यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है y इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू जो 24 है उसको हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर हमको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो 4 में 4 घटाया तो 0, और 9 में 2 घटाया तो 7। इस प्रकार x बराबर 70 प्राप्त होता है और y बराबर 24। इस अतः जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x बराबर हमको मिला 70, एवं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y बराबर हमको मिला है 24। इस प्रकार ये हमारा सवाल बन गया और ये हमारा आंसर है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल है, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो हमको संख्याएं ज्ञात करो, ये बोला गया है। तो माना वे संख्याएं x व y है। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त हेतु समीकरण क्या हो जाएगा कि दो संख्याओं का योग 25 है, मतलब ये जो दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, इसका योग 25 है। दूसरा शर्त हेतु समीकरण, द्वितीय शर्त हेतु समीकरण। तो द्वितीय शर्त क्या बोला गया है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, जैसे x है तो x 1/x और y है तो y/1/y, इसका योग 1/4 है। ठीक है, तो इसको हल किया तो ये y का इस y के साथ गुना किया तो y, x का 1 के साथ गुना किया तो x, और नीचे का गुना किया तो xy, तो ये 1/4 हो गया। इसका तिर्यक गुना करने पर तो 4 का गुना x प्लस वाई के साथ हुआ, और ये 1 का गुना x y के साथ हुआ तो xy। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 25 2 में रखने पर तो x प्लस वाई का मान हम 25 है, तो यहाँ पे 25 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा xy। तो xy बराबर हो जाता है 25 चौके 100, इसको 3 नाम दे दिया। ठीक है, अब चूंकि एक सूत्र हम जानते हैं कि x माइनस वाई का वर्ग बराबर होता है x प्लस वाई, यहाँ पे 4xy होता है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy होता है। इसमें हम लोग मान रखते हैं, एक्स वाई का मान हमको पता है 3 से, तो x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई कितना है हमारे पास, x प्लस वाई हम यहाँ से कहाँ से ज्ञात करें, पहला से, तो x प्लस वाई का मान है 25 का स्क्वायर 4, और xy इक्वल टू 100 है। ये कहाँ से, समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर हमको ये प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद इसको हल किया तो x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625, और ये हो जाता है 400, तो ये हो जाता है 625 में 400 घटाया तो 225। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो वर्ग जो है कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू √225, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस 15। धन चिन्ह लेने पर x माइनस वाई इज इक्वल टू होगा 15। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 और 4 को जोड़ने पर या घटाने पर, जैसा भी कर सकते हो, तो समीकरण 1 धन 4 से तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। इसको जोड़ रहे हैं तो इसका चिन्ह जो है अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे तो मतलब ये जो अलग अलग चिन्ह वाला है, इसको ये घटेगा तो ये इसका मान 0 हो गया, और इसको जोड़ रहे हैं तो ये हो जाता है 2x, और ये इसको ये हो जाता है 5 5 10 का 0 और 3 है ना, 2 1 3 और 1 4, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 40/2, ये 2 इसको जाके भाग देगा तो ये हो जाता है 20, तो x का मान हमको मिला 20। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x इज इक्वल टू 20
समीकरण 1 में रखने पर तो x इज इक्वल टू 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 5। तो y का मिला हमको 5। इस प्रकार हमको वे दो संख्याएं जिनके बारे में बोला गया था वो 20 और 5 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नीचे में लिख देंगे, अतः वे संख्याएं 20 व 5 है आंसर। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। 5वां सवाल में हमको बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपका 9वां। दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 9वां सवाल। तो दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो माना वे संख्याएं, सबसे पहले तो वे संख्या क्या है वो लिख लेते हैं। माना वे संख्याएं x व y है। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त हेतु समीकरण हमारा हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर कितना है 14, तो x ऋण y बराबर 14, अंतर दोनों का अंतर 14 है। और उनके वर्गों का अंतर, मतलब ये दोनों को है ना, द्वितीय शर्त क्या बोलता है, उनके जो वर्ग है उनका जो अंतर है, वर्गों का अंतर 448 है। ये हमारा दूसरा शर्त है। तो भाई ये फार्मूला हम जानते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया हुआ है कि x वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर होता है x ऋण y और x धन y। ये बीजगणितीय सूत्र है। इससे ये x वर्ग और y वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, x ऋण y और x धन y हो जाएगा, और ये 448 हुआ। x ऋण y का मान समीकरण 1 से यहाँ पे रखेंगे तो ये 14 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 448। ये समीकरण 1 से x ऋण y का मान रखने पर ये 14 का पक्षांतर किया तो हो जाता है x प्लस वाई, इधर जाके वो भाग देगा, भाग दिया तो कितने बार में जाएगा, भाग देंगे तो ये जाता है 32 बार, है ना। तो x प्लस वाई बराबर हमको मिलता है 32। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 3 और 1 को जोड़ दिया, समीकरण 1 धन 3 से, तो x ऋण y बराबर 14 और x धन y बराबर 32। इसको जोड़ा तो ये 0 हो गया, और ये हो जाता है 2x इज इक्वल टू 4 2 6 और 3 और 1 4। तो x बराबर 46/2, 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो x बराबर हमको क्या मिला 23। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान हमको मिला है 23, ऋण y बराबर 14। ठीक है, तो 23 का पक्षांतर किया तो ऋण y 14 ऋण 23 हो जाएगा, है ना। 14 में 23 नहीं घटेगा, 23 में 14 घटाते हैं, तो 23 में 14 घटाते हैं तो ये उधार दिया इसको तो 13 हो गया, 13 में 4 घटाया तो कितना बचा 9। तो यहाँ पे कितना बचा ऋण 9 और ऋण y, दोनों साइड ऋण है इसलिए y बराबर आपको प्राप्त होता है 9। अतः वे संख्याएं क्या हुआ, अतः वे
संख्याएं 23 व 9 है। इस प्रकार ये आपका सवाल बनता है। इसी प्रकार देखते हैं 10वां सवाल। तो 10वां सवाल में बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल 45 है तथा उनका योग 14 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना वे संख्याएं x व y है, वे 10वां सवाल। तो माना वे संख्याएं x व y है। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त हेतु समीकरण क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, मतलब ये जो संख्या है उसका गुणनफल 45 है। द्वितीय शर्त क्या बोलता है? द्वितीय शर्त क्या बोलता है कि उनका जो योग है संख्याओं का x + y = 14 है। ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब भी यहाँ पे x + y और उसका संख्याओं का गुणनफल और योगफल आपको दिया रहे तो आपको ये फार्मूला का उपयोग करना है। ठीक है, इस फार्मूला का उपयोग करके बहुत आसानी से आप सवाल को बना सकते हो। तो यहाँ पे x - y का स्क्वायर यहाँ पे मान रखेंगे। x + y कितना है? 14 और 4x × y है हमारे पास 45, है ना। तो ये 14 का वर्ग हो जाता है 196 और 45 चौके होता है 180। इसको घटाया तो मिलता है 16। तो x - y² = 14, तो x - y = ±4 क्यों मिला? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो ये कट जाएगा और 16 का वर्गमूल है 4। धन चिन्ह लेंगे तो हो जाता है x - 1 = +4, धन चिन्ह को लेने पर। अब क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। अब समीकरण जो 3 है और 2 है उसको जोड़ने पर, समीकरण 3 और 2 को जोड़ दिया। इसको 2 को पहले लिख देते हैं, ये 2 और 3 को जोड़ने पर, तो इसको जोड़ा तो होता है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाता है 2x + 14 × 4 = 18। तो 2x = 18, तो x बराबर हो जाता है 18/2, तो 2 × 9 = 18, तो x बराबर 9 प्राप्त हुआ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी एक का मान अगर प्राप्त हो जाता है तो उसको हम किसी भी समीकरण में 1 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं, 2 में भी, 1 में भी रख सकते हो। तो x का मान 1 में रखेंगे तो x का मान कितना है? 9। 9y = 45, तो y बराबर हो जाता है 45/9, तो y का मान हमको मिलता है 5। अतः वे संख्याएं क्या क्या प्राप्त हुआ? 9 और 5। अतः वे संख्याएं 9 व 5 है। इस प्रकार ये सवाल आपका बन जाता है 10वां। इसके बाद देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल में हमको बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल होता है तो हम हमेशा वर्तमान आयु को मानते हैं। तो माना, है ना, माना मेरी वर्तमान आयु बराबर x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु
बराबर y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगी? तो मेरी आयु हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व x ऋण 5 और पुत्र की आयु हो जाएगी y ऋण 5। इसमें एक चीज़ और बोला गया है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष है ना, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, तो अभी से 10 वर्ष बाद कितना होगा उम्र? तो मेरी आयु हो जाएगा, अभी x था उसमें 10 साल और जुड़ जाएगा और पुत्र की आयु हो जाएगा y था अभी वर्तमान में और 10 वर्ष बाद y धन 10 हो जाएगा। अब शर्त जो दिया है तो वो लिख लेते हैं। तो प्रथम शर्त हेतु समीकरण क्या बोलता है? 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी थी? x ऋण 5 है ना। मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र की आयु कितना है? y ऋण 5 इसका 3 गुना, ठीक है। और द्वितीय शर्त, तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये हो जाता है x ऋण 5 बराबर 3y ऋण 5 दिया 15 है ना, और इसको पक्षांतर किया तो x ऋण 3y, ये पूरे का पक्षांतर इधर किया तो ऋण 5 धन 15 बराबर 0 होता है। इसको हल किया तो x ऋण 3y, 15 में 5 घटा तो होता है 10 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया। द्वितीय शर्त हेतु समीकरण कैसे प्राप्त होगा? तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु है ना, मतलब x धन 10 है। मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी है, पुत्र की आयु कितनी है? y धन 10 और इसकी 2 गुनी है। इसको हल किया तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, 2 से गुना किया तो 2y और 10 दूनी 20। इसका पक्षांतर किया तो x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 होता है, या x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 में 20 घटाया तो ऋण 10 बराबर 0 हमको प्राप्त होता है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। वज्रोणी विधि से भी बना सकते हैं, इसको किसी भी विधि से बना सकते हैं जिसमें आपको सुविधाजनक हो। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में x ऑलरेडी बराबर है, तो सीधा सीधा हम घटा देते हैं। तो समीकरण 1 ऋण 2 से तो x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग घटाया तो x समान है, उसको घटाया तो 0, और ये यहाँ पे अलग अलग चिन्ह हो गया, 2 के सामने धन चिन्ह और 3 के सामने ऋण चिन्ह। अलग अलग चिन्ह जब भी होता है तो घटाते हैं और उसके सामने का चिन्ह जो है ना आंसर है उसके सामने का चिन्ह बड़ा वाला संख्या का चिन्ह रहता है। तो 3 बड़ा है इसलिए माइनस, और 3 में 2 घटाया तो 1, और यहाँ पे ये समान चिन्ह हो गया 10 10 20 बराबर 0 है ना। तो y बराबर होता है ऋण y बराबर 20 का पक्षांतर किया तो ऋण 20, और दोनों साइड ऋण है इसलिए ये 20 हो जाएगा। तो y बराबर हमको मिलता है 20। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में 1 या 2 में से रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमको प्राप्त होता है x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 60 धन 10 बराबर 0। 10 में 60 घटाया या 60 में 10 घटाया तो होता है 50 बराबर 0। तो x बराबर होता है 50। इसलिए है ना मेरी आयु कितनी हुई? अतः पिता की आयु, अतः पिता की आयु, मेरी मतलब पिता, x बराबर 50 वर्ष एवं
पुत्र की आयु, वर्तमान आयु है ना, y बराबर 20 वर्ष। ये हमारा आंसर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 बोलता है, दो स्थानों A व B की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें A व B से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है ना, एक दूसरे की ओर चलती है, तब 1 घंटे बाद मिलती है। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो जिसको हमको ज्ञात करना है, जैसे कारों की चाल हमको ज्ञात करना है, तो वो हम मान लेते हैं। तो माना कार A तथा B की चाल क्रमशः, या लिख सकते हैं माना कार A की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा व एवं कार B की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमको निकालना था वो मान ली। अब प्रथम शर्त हेतु समीकरण क्या होगा? प्रथम शर्त हेतु समीकरण, तो प्रथम शर्त हमको ये बोला गया है कि दोनों कारें एक ही दिशा में चलते हैं तब वे 7 घंटे बाद बिंदु C पर मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो दूरी है वो 70 किलोमीटर है। A प्रारंभिक स्थिति में, ये B है ना। दो स्थानों A और B के बीच की दूरी कितना है? 70 किलोमीटर है। दोनों कारें A व B से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटा बाद, है ना, तब वे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब वे 1 घंटे बाद मिलती है। तो ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है। मान लो ये भी चलना शुरू की और ये भी यहाँ से चलना शुरू किया, तो एक बिंदु यहाँ पे मान लो है ना, ये बिंदु है। तो यहाँ पे जब होता है तो वो टाइम है कितना है? 7 घंटा। और जब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वो 1 घंटा में पहुंच जाते हैं। इस टाइप से कहीं पे मिलता है वो 1 घंटे में। तो ये द्वारा चली गई दूरी कितना होता है? चाल और समय का गुना, तो ये हो जाएगा 7x। और B द्वारा चली गई दूरी, इधर चल रहा है अलग अलग दिशा में, इसलिए B द्वारा चली गई दूरी, A द्वारा चली गई दूरी, कुल दूरी में B द्वारा ये जो चली गई दूरी को घटाएंगे तब ये 70 किलोमीटर मिलेगा। तो A द्वारा चली गई कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक C तक का, है ना, A से C तक की दूरी 7x हुआ, और B से C तक की दूरी हमारे पास है 7y। इनको घटाते हैं तो कितना मिलता है? 70 किलोमीटर, है ना। इसको 7 से भाग दे दिया, 7 से पूरे समीकरण को भाग देने पर होता है x माइनस वाई बराबर 10। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दाम 70। तो ये होता है हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय शर्त हेतु समीकरण हमारा हो जाएगा। द्वितीय शर्त हेतु समीकरण, द्वितीय शर्त क्या बोलता है? दोनों जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो कितना हो जाएगा? तो A द्वारा चली गई दूरी मान लो ये है, तो इसकी चाल x है ना। तो 1 घंटा में ये दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो x × 1 मतलब x, और ये जो दूरी तय करता है वो, इसकी चाल अगर y है
तो और समय 1 घंटा है, तो ये y1 इंटू वाई हुआ। इन दोनों का जो योग है x प्लस वाई, जो दूरी है उसका योग है 70। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। तो समीकरण 1 धन 2 से इसको जोड़ दिया तो x ऋण y बराबर 10 और x धन y बराबर 70। इसको जोड़ा तो ये कैंसिल हो गया, या 0, इसको घटाया दो और ये हो जाता है 2x इज इक्वल टू 80। तो x बराबर 80/2, 2 भाग देगा उधर जाके तो 2 और ये हो जाता है 40। तो x बराबर मिलता है हमको 40। x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान हमको कितना मिल गया 40, ऋण y बराबर 10, तो ऋण y बराबर 40 ऋण 10 ऋण 40, 40 का पक्षांतर किया तो 10 ऋण 40, 10 ऋण 40 मतलब 40 में 10 घटाया तो 30, और बड़े संख्या के सामने के चिन्ह ऋण है इसलिए यहाँ पे ऋण, तो ये दोनों साइड ऋण है इसलिए यह दोनों ऋण से गुना करेंगे समीकरण को तो धन हो जाएगा और y बराबर हमको मिलता है 30। इस प्रकार एक ही चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं b जो है कार है ना, उसकी चाल y बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल 13वां। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न क्रमांक 13। एक विद्यालय के 2 कमरों A और B में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब A से 10 विद्यार्थी B में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, और जब 20 विद्यार्थी B से A में भेज दिए जाते हैं तब A के विद्यार्थियों की संख्या B से 2 गुनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमको बोला गया है। तो कमरों की विद्यार्थियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं। माना A कमरे में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x एवं B कमरे में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y है। प्रथम शर्त हेतु समीकरण, अतः प्रथम शर्त हेतु समीकरण, इसमें तो बोला गया है हमको कि जब A से 10 विद्यार्थी B में भेज दिए जाते हैं, तो जब A से 10 विद्यार्थी B में भेजे जाएंगे तो A से 10 कम हो गया और B में 10 बढ़ गया। तो A में कितना था पहले, x था, तो x में 10 कम हो गया, और y में कितना हो गया 10 बढ़ गया। A से 10 विद्यार्थी B में भेजे जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या क्या हुआ, समान हुआ, ये बोला गया है प्रथम शर्त में। तो ये हो गया हमारा। इसको हल करते हैं यदि, तो इसको पक्षांतर करते हैं तो हो जाता है y का पक्षांतर किया तो x ऋण y, और ये ऋण 10 का उधर पक्षांतर किया तो ये ऋण 10 इधर जाके धन 10 हो गया। इस प्रकार से हमारा हो जाता है x माइनस वाई बराबर 20। ये हमारा पहला का रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ। द्वितीय शर्त हेतु समीकरण, अब क्या करते हैं अपन, द्वितीय शर्त हेतु समीकरण। इसमें बोला गया है द्वितीय शर्त में कि जब 20 विद्यार्थी B से A में भेज दिए जाए तब
ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से 2 गुनी हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, 20 विद्यार्थी जो है बी से ए में भेजा गया, तो बी में से 20 कम हुआ और ए में 20 बढ़ गया। तो हम यहाँ पे बराबर के चिन्ह डाल लेते हैं और ये हमारा बी साइड और ये हमारा ए साइड है मान लो। तो क्या बोल रहे हैं कि 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजा गया, किसमें भेजा गया, बी से भेजा गया, तो बी वाला कम हो जाएगा और बी से ए में भेजा गया तो ए वाला क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तब ए के विद्यार्थियों की जो संख्या है, जो ए के विद्यार्थियों की संख्या है बी से 2 गुनी है, तो बी में जो भी है उसका 2 गुना है। तो इस प्रकार से ये हमारा संबंध प्राप्त हुआ। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाता है x + 20 = 2y और ये हो जाता है 20 दूनी 40। एक साइड पक्षांतर किया तो ये इधर पक्षांतर किया 2y है। अब इधर -40 और इधर -20 का इधर पक्षांतर किया तो हो जाता है, तो ये हो जाता है 40 ऋण 20 बराबर ऋण 60। ये हमारा दूसरा समीकरण है। समीकरण 1 ऋण 2 से विलोपन विधि से बनाते हैं इसको। तो विलोपन विधि से हम x का विलोपन करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 ऋण 2 से समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो जब समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त होता है, घटाते हैं तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा तो ये कैंसल, और ये 2y में y घटाया तो y और 60 में 20 ये समान चिन्ह हो गया, समान चिन्ह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ जाएगा, तो 60 में 20 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 80 हमको प्राप्त होता है। ये हमारा y का मान हो गया। अब y = 80 का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान रखा तो x - 80 बराबर 20, तो x बराबर 20, 80 का पक्षांतर किया तो 20 80 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 80 और 20 हो जाता है हमारे पास 100। इस प्रकार एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास हुआ 100 और बी में हमको प्राप्त होता है 80। अतः कमरे ए में, है ना, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है, 100, एवं कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 80। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इस प्रकार हम सवाल को बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 में हमको बोला गया है, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना रहता है ना, जो अज्ञात राशि है उसको हम लोग कोई 2 चर जो हमको जानना है उसको मानते हैं। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई को हम मानेंगे। तो माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई एवं आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। तो इसके लिए मैं एक चित्र बना लेते हूँ आयत। इसकी ये जो है लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई माना x इकाई और चौड़ाई को अपन y इकाई इसमें मानते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमको जो बोला गया है कि जब आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है, तब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई वर्ग इकाई हो जाएगा। अब हमको प्रथम शर्त हेतु समीकरण ज्ञात करना है। तो प्रथम शर्त हेतु समीकरण, तो समीकरण में हमको क्या है, पहला बोलता है कि लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए। तो मान लो ये हमारा 5 इकाई कमी कर देते हैं, तो ये 5 इकाई कमी हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 1 से ऋण 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 इकाई की कमी करेंगे तो। और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए। तो चौड़ाई में यहाँ से मैंने यहाँ पे 2 इकाई की वृद्धि कर दिया। तो ये जो चौड़ाई मिला है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये मिला, 2 इकाई की वृद्धि करने से y धन 2 इकाई मिला। ठीक है। अब तो उसका क्षेत्रफल में जो पहले वाला क्षेत्रफल था xy है ना, पहले वाला क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई xy होता, तो उसके क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। तो ये जो नवीन आयत बना वो पहले वाले जो आयत का क्षेत्रफल था xy उससे 80 कम है, 80 वर्ग इकाई कम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अतः प्रथम शर्त हेतु समीकरण हो जाएगा, लंबाई हमारे पास कितना था वो x माइनस 5 और चौड़ाई y धन 2 बराबर हो जाएगा xy ऋण 80। ये हमारा प्रथम शर्त हुआ। अब इसको हल किया तो ये क्या है, 2 कोष्ठक में है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है। तो इसमें से प्रत्येक पद का दूसरे वाले के प्रत्येक पद के साथ गुना होगा। तो x का गुना y धन 2 के साथ होगा, उसके बाद ऋण 5 y धन 2 बराबर xy ऋण 80। फिर ये बाहर में है कोष्ठक के, तो बाहर वाले का कोष्ठक के अंदर के प्रत्येक पद के साथ गुना होता है। तो ये हो जाता है xy धन 2x ऋण 5y और 5 दूनी 10 बराबर xy ऋण 80 हुआ। अब बराबर के दूसरे साइड xy है और इस साइड भी xy है। या बोल सकते हैं कि अचर वाले को अपन राइट हैंड साइड कर लेते हैं जिसमें xy नहीं है, और चर वाले को अपन लेफ्ट साइड जमा लेते हैं। तो ये हो जाएगा xy और ये वाला xy का इधर पक्षांतर किया तो ऋण xy धन 2x ऋण 5y बराबर ऋण 80 और ये इधर जाके हो जाएगा धन 10। ये xy और xy में घटाएंगे तो बराबर राशि है, तो ये 0 हो गया। और ये हो जाता है 2x ऋण 5y बराबर 80 में 10 घटाया तो है ना, ऋण 80 में 10 जोड़ा तो ऋण 70। बड़े संख्या में से छोटे संख्या को ही घटाते हैं, जो चिन्ह रहता है सामने में घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है, अलग अलग चिन्ह होगा तो घटाएंगे, समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा वो बड़े संख्या के सामने का चिन्ह हमेशा रहता है। तो ये हमारा पहला समीकरण हमको प्राप्त हुआ। अब द्वितीय शर्त हेतु समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त हेतु समीकरण। तो द्वितीय शर्त में बोलता है जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दी जाए। ये जो है इसमें लंबाई में ये 10 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए। अब इसको अपन कम कर दिए, ठीक है। तो हमारा नया आयत बना वो इस टाइप से बन गया, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल जो बनता है वो आयत जो प्रारंभिक वाला आयत था उसके क्षेत्रफल में 50 जो है बढ़ जाता है। तो xy पहले था वो 50 बढ़ गया, तो ये उसका क्षेत्रफल हो जाएगा नए वाले का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x में 10 जुड़ गया, है ना, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसलिए ये लंबाई हुआ नए वाले के लिए और ये हमारा चौड़ाई हुआ। ये कितना हुआ, ये कम हुआ है, कितना कम हुआ है
5 इकाई है ना। तो ये y में 5 कम हो गया और इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाता है 50 इकाई की। ऐसे ही ऊपर वाले में जैसे गुना किए, इसके लिए भी इसको गुना करेंगे तो x का y धन 5 के साथ, y ऋण 5 के साथ और धन 10 और y ऋण 5 बराबर xy धन 50। x का y ऋण 5 के साथ गुना हो तो xy ऋण 5x धन 10y ऋण 10 पंचे 50 बराबर xy धन 50। तो xy, ये xy को इधर पक्षांतर किए तो xy ऋण 5x धन 10y है ना। ये 50 पहले से था और ये 50 इसका इधर पक्षांतर किया तो धन 50 हो गया। इसको घटाया तो 0, तो ये हो जाता है ऋण 5x धन 10y बराबर 100। ठीक है, पूरे समीकरण को 5 से, पूरे समीकरण को 5 से भाग देने पर, पूरे समीकरण को 5 से भाग देंगे तो होता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 बीसवम 100। कहने का मतलब -x धन 2y बराबर 20। ये हमारा दूसरा रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको हल करना है तो क्या करते हैं, पहले वाले समीकरण में हमारे पास 2x है और दूसरे वाले समीकरण में हमारे पास सिर्फ x है। तो समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर हमको प्राप्त हो जाएगा -2x धन 2 दूनी 4 और 20 दूनी 40। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया तीसरा। अब यहाँ पे देखते हैं कि x के गुणांक जो है यहाँ पे 2 और 3 में, मतलब 1 और 3 में, समीकरण 1 और 3 में बराबर हो गया। इसको हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे चिन्ह पहले से अलग अलग है तो हम इसको जोड़ देते हैं। जब अलग अलग चिन्ह हो जाए, गुणांकों की जो सामने का चिन्ह है तो हम जोड़ेंगे और समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 3 से जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू -70 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 40। जोड़ा तो 0 और ये अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 5 में 4 घटाया तो y, बड़े वाले के सामने का चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। यहाँ पे भी अलग अलग चिन्ह है ना भाई। तो 70 में 40 घटाया तो कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे -30 हो जाएगा। दोनों साइड माइनस है इसलिए प्लस, तो y बराबर 30। तो y इक्वल टू 30 का जो मान है उसको समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में कहीं पे भी रख सकते हो, 1 या 2 में से, तो 2 में रखने पर हमको प्राप्त होता है -x प्लस 2 × 30 बराबर 20। तो -x 30 दूनी 60 बराबर 20, तो -x इक्वल टू 20 ऋण 60 का पक्षांतर किया है ना, तो हो जाता है -x बराबर 20 में 60 घटाया तो -40, दोनों साइड माइनस है इसलिए प्लस, माइनस से गुना किया तो ये हो जाता है x इक्वल टू 40। इस प्रकार हमको x का मान और y का मान प्राप्त हो गया। अतः क्या हुआ, अतः आयत की लंबाई x बराबर हमको मिला 40 इकाई एवं आयत की चौड़ाई y बराबर मिला 30 इकाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम सवाल को बना सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 2, अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 इसके साथ ही समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।